हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल इज वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा आज बात को अपन स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ से हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जानते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन आता है, और मैं आपको पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, तो हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था। थोड़ा सा हम उसको याद करते हैं कि ये हमारा पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू, और हमको इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था जो आर डिस्टेंस पर है। तो हमने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कहा था कि +1 चार्ज को इन्फिनिटी से उस कंसिडर्ड पॉइंट तक लेकर के आना है। उसके लिए बेटा जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम इन्फिनिटी से +1 चार्ज को पी पॉइंट तक ला रहे होंगे। ठीक, क्योंकि हमें पता लगा था कि फोर्स वेरिएबल है, तो इस पर यहाँ पर हमने एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिया था, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया था ए बी, जिसका हमने यहाँ से डिस्टेंस कंसीडर किया था एक्स। सब कुछ याद आ रहा होगा हमको। और ये जो हमने लेंथ ली थी या जो डिस्प्लेसमेंट लिया था वो डी एक्स था। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आया था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आया था। ठीक है, तो हमने इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो छोटा सा वर्क डन लिखा था वो लिखा था डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स और cos 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू -f(dx) आया। ठीक, अब यहां बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है ये यूनिट चार्ज पर लग रहा है, और भाई यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या डिस्कस की थी कि भाई यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो यूनिट चार्ज पर ही लग रहा है। तो ये जो फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो छोटा सा वर्क डन आया है डी डब्ल्यू, इसको हम कह सकते हैं डीवी। डीवी का मतलब हुआ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है साहब, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली टर्मिनोलॉजी कहां से निकल कर गए उस चीज को थोड़ा सा आप समझना। एक्चुअल में बेटा हमने जैसे पी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात की थी, तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आना है। इन्फिनिटी लेने के पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक है, इस लॉजिक को आप समझना, और आपको कुछ लगे तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में इस चीज़ को मेंशन भी करना। एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट और सही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हम चार्ज को इन्फिनिटी से ही क्यों लाए थे? हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से ही लेकर के क्यों आए? एक्चुअल में बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, +1 चार्ज के लिए बात कर रहा हूं, हम जब उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो जो वर्क डन आता है वो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम +1 चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें जो टोटल वर्क डन कैलकुलेट होता है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, अब हमने कन्वेंशन क्या ले लिया कि भाई इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 कंसीडर कर लिया जाए। जो वर्क डन आएगा वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब मैंने कहा कि मुझे तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो फिर आप कहोगे कि साहब किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपको 0 मिल जाए तो शायद जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ही पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हमने A और B, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। अब आपने कहा सर मुझे तो VA कैलकुलेट करना था,
या मुझे तो वी भी कैलकुलेट करना था। कोई भी एक कैलकुलेट करना है तो आप दूसरे को जीरो कर दो। आपको अगर वी ए कैलकुलेट करना है तो आप चाहोगे कि वी बी इक्वल्स टू जीरो हो जाए, और अगर आपको वी बी कैलकुलेट करना है तो आप चाहोगे कि वी ए इक्वल्स टू जीरो हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमको किसी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो करना है। तो ये हमने एक रेफरेंस बना लिया, ये हमारा एक कन्वेंशन हो गया कि वी विल कंसीडर पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी। अच्छा, इसमें भी एक बात मैं ऐड करता हूं कि जरूरी नहीं है कि इंफिनिटी पर ही पोटेंशियल को जीरो माना जाए, बट एक कन्वेंशन सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड कर लिया, सारी बुक्स ने डिसाइड कर लिया, सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि साहब इंफिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर कर लिया जाए। आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर कर सकते हो, बट एक जनरल कन्वेंशन ये बना हुआ है कि द पोटेंशियल विल बी कंसीडर टू बी जीरो एट इंफिनिटी, कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो मान लिया जाए। दैट इज द ओनली रीजन कि हम +1 चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। अब बेटा हमारा पहला पॉइंट तो हो जाएगा इंफिनिटी और लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा P। तो जो वर्क डन आएगा वो P और इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल है उसके डिफरेंस के इक्वल आएगा, और हमने इंफिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो मान लिया। तो अब वर्क डन किसके इक्वल बचेगा भाई? एक्चुअल में जो वर्क डन आया वो इंफिनिटी के पोटेंशियल और P पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस आया। फिर हमने कह दिया कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो ले लो, तो फिर वर्क डन किसके इक्वल बचा? P के पोटेंशियल के इक्वल। इसीलिए हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में ये बोला था कि +1 चार्ज को इंफिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर के आओ, उसमें जो वर्क डन होगा दैट विल द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसीलिए हम +1 चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के चलते हैं। ठीक है साहब। अब dw को dv कैसे लिखा सर? dw को dv कैसे लिखा? dv का मतलब हुआ a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आप मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि dw को dv क्यों लिखा। dw है a से b तक के लिए वर्क डन, और वर्क डन हो रहा है +1 चार्ज के लिए। तो +1 चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन आया ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया। वर्क डन ये कहां से कहां तक का है? ए से बी तक का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का है? ए से बी तक का। तो हमने dw को dv बोल दिया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा ये एक्सप्रेशन प्यारा सा क्या बन जाता है? dv इक्वल्स टू -e dx। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में e और v का रिलेशन तो हमारी इस डेरिवेशन में पहले डिस्कस किया जा चुका था, बस नाम समझने की जरूरत थी कि भाई f को e लिख दिया जाए और dw को dv लिख दिया जाए। तो dv इक्वल्स टू -e dx, बेटा यहां से रिलेशन बन जाता है e इक्वल्स टू -dv अपॉन dx। ये हमारे पास में e और v का रिलेशन आया। अब e इक्वल्स टू -dv अपॉन dx, इसमें dv अपॉन dx क्या चीज है भाई? dx डिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो dv आया, तो 1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? dv अपॉन dx। और बेटा 1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं भाई? उसको नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब यूनिट डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर चले तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसी को अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, ये जो माइनस आया इसका क्या लॉजिक है? एक्चुअल में मेरा माइनस इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो माइनस इस बात का इंडिकेशन है। आप किसी भी केस में चेक करके देखना, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसको आप अपने नोट्स में मेंशन भी कर लेना कि नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट करता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आप किसी भी केस में किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी इस चीज़ को चेक करके देख लेना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर जा रहे होगे तो आपको पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ ही मिलेगा। ये माइनस साइन इसी चीज़ का इंडिकेशन है। ठीक है साहब, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन आ गया। लेकिन बात यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाती, इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, और जो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन अपन को एग्जाम में मिलते हैं। तो पहले तो उस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में समझे, फिर अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे
कि ई वेक्टर इक्वल्स टू, हमने इसको लिख दिया माइनस ग्रेड वी या माइनस डेल वी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में यही बात है, इसको हमने इस तरह से लिखा। अब ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी, एक्चुअल में ग्रेड का पूरा नाम है ग्रेडियंट और वी का नाम हो गया पोटेंशियल। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक्चुअल में हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसे लिखा है माइनस ग्रेड वी, और ग्रेड की जगह बेटा एक ही है डेल ऑपरेटर और काम में ले लेते हैं। क्या नाम दिया इसको? डेल ऑपरेटर। तो या तो आप ग्रेड लिख दो मतलब ग्रेडियंट लिख दो या डेल ऑपरेटर लिख दो, एक ही बात है। सो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल वी। अब इसको पूरा वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये जो ग्रेड है, हालांकि इसका एक डेरिवेशन है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं आता, इसलिए अपन उस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ग्रेड एक्चुअल में क्या होता है बेटा? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अभी इन डेल का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, अब ग्रेड की जगह हमने लिख दिया आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में आ गया ये वी। सो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस वी को अंदर हम चिपका देंगे तो आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये हमारे पास में एक वेक्टर एक्सप्रेशन आया। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अभी एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। पहली बात तो ये है बेटा कि ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डी नहीं बोल रहा हूं, ये डेल है, डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड, एक्चुअल में ये क्या है? ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ कि जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आप y और z को कांस्टेंट कंसीडर करो। मतलब आपको केवल x में वेरिएशन के साथ में वेरिएशन कंसीडर करना है, y और z को कंसीडर नहीं करना है। तो y और z को कंसीडर करो कांस्टेंट। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब हुआ कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए, y और z को कांस्टेंट लिया जाए। ऐसे ही अगर हम लिखें डेल वी अपॉन डेल वाई, तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू वाई। समझे क्या चीज कांस्टेंट? एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लिया जाए। ऐसे ही हम लिखें डेल वी अपॉन डेल जेड, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू जेड, इट मीन्स एक्स और वाई को कांस्टेंट ले लिया जाए। यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अच्छे तरीके से सब लोगों को? ठीक। अब काम कैसे करना है क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा। बात तो सर आपने बता दी, हमने सुन भी ली है, क्वेश्चन में एक बार अप्लाई तो करके देखें काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये एक्सप्रेशन आपके पास में मैंने लिखा छोड़ दिया कि मान लो किसी जगह पर जो पोटेंशियल है वो एक्स और वाई पर ऐसे डिपेंड है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, कुछ भी ऐसे रिलेशन दिया हुआ है, v इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x y एंड z। हमसे कह दिया कि भाई पॉइंट है 1 1 1, कोऑर्डिनेट दे दिए, इस पॉइंट पर फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साहब हम यहां से काम करेंगे। अब इसमें पहले हम डेल वी अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करें, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, वाई और जेड को कांस्टेंट रखो। यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में किया, वाई को कांस्टेंट रखो, मतलब वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो डिफरेंशिएशन 0 आ गया। यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड को कांस्टेंट रख लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। सही चल रहा हूँ? तो ये आ गया हमारे पास में वाई स्क्वायर प्लस 2zx। चाहे तो अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट रख सकते हैं 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में 1, कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 आ गया। बेटा इसी तरह से अपन को डेल वी अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करना है। एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लो, अब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रख लिया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y आ गया, सॉरी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y आ गया। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, जेड स्क्वायर को कांस्टेंट रख लिया, वाई का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, जेड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
0 आ गया। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और प्लस में 1, ये भी 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम डेल वी अपॉन डेल जेड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई को कांस्टेंट रखना है तो ये डिफ्रेंसिएशन 0 आ गया। यहाँ पर y को कांस्टेंट रखा, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2z आ गया, प्लस में एक्स स्क्वायर को रख लिया अपन ने, z का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया। अब यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट अगर डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3। क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो अब हमारे पास में ई वेक्टर क्या आया, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस और ब्रैकेट में आ गया है 3i प्लस में 3j प्लस में 3k, और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो लिखेंगे रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो आ जाएगा 3√3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से अगर v अपन को x, y और z की फॉर्म में दिया हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट अपन को दिए हुए हैं उसके हिसाब से x, y, z की वैल्यू डालो और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, यहाँ थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात। अब इसी में अपन एक स्टेप और आगे बढ़े, पोटेंशियल में एक स्टेप और आगे बढ़े तो टर्म आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप अगर इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं नेक्स्ट सेकंड में। अब जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ जाएगी। एक वर्ड एनर्जी तो साथ में लग रहा है, बहुत ही एक सिंपल सा डिफरेंस है। और मैं कहूँगा तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझना क्या है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कहा +1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कंडीशन थी कि आप +1 चार्ज को मूव कराएंगे। अगर आप +1 के अलावा किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं तो भी वर्क डन आएगा। वो जो वर्क डन आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हुआ कि जो वर्क डन है वो, अब रियल कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करें तो जो वर्क डन है वो एक्चुअल में चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। जो वर्क डन होता है वो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर लिया। अब किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाओगे तो आपको उस पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है सर? हमने जनरल बात की तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। यह इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और यही सारा काम अगर हम +1 चार्ज के लिए करने लग जाएं तो उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। सो व्हाट इज रियल कॉन्सेप्ट? रियल कॉन्सेप्ट इज दैट so the total work done to displace a charge from a point to the another point in the electric field is equals to change in the potential energy. If initial potential energy is considered to be 0, then the work done will be equals to final potential energy, and we will consider the potential energy to be 0 at infinity. तो हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर किया। अब वहां से किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाएंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। आपने कहा कि सर अगर वो चार्ज +1 हो तो भी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही मिलेगी, बट +1 चार्ज के लिए हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख देते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इज दैट एनर्जी? यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल है? यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो भी वर्क डन के इक्वल है। रियलिटी में जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, इन्फिनिटी से चार्ज को किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और किसी भी चार्ज की जगह अगर आप स्पेसिफिकली +1 चार्ज बोल दोगे तो भी वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन +1 चार्ज के लिए आप उस एनर्जी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख देते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स है क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फोर्स है। किसी भी चार्ज पर जो लगेगा उसको अपन फोर्स बोल देते हैं, और वही +1 चार्ज पर अगर लगेगा तो उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्पेसिफिक केस में फोर्स है और उस स्पेसिफिक केस में चार्ज 1 है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो स्पेसिफिक केस है +1 चार्ज का। आप किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क डन निकालोगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और +1 चार्ज को लाने में जो निकालोगे वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और इन्फिनिटी पर अपन पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करते हैं। सवाल हमारे सामने कि सर इन्फिनिटी पर ही पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्या, ये हमारा एक कन्वेंशन है, जहां हम चाहें वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर सकते हैं। जनरल कन्वेंशन क्या चलता है, जनरल कन्वेंशन ये चलता है कि वी विल कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 एट इन्फिनिटी, तो हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करते हैं। ठीक, अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है +Q, ठीक है, यहां पर एक P पॉइंट है, ठीक है, सोच करके आपको इसका जवाब देना है, जरूरत पड़े तो स्क्रीन को पॉज कर लेना। हम इन्फिनिटी से एक Q0 चार्ज को लेकर के आ रहे हैं स्लोली बिना एक्सीलरेशन के, और P पॉइंट तक लेकर के आए, और ये डिस्टेंस है हमारा R। कैन यू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी? If you need to calculate the potential energy, or you can directly write down the expression of the potential energy. क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत है, या जो भी हमने पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझा उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो? भाई आप P पॉइंट पर पोटेंशियल तो लिख ही सकते हो इस चार्ज की वजह से, उसका एक्सप्रेशन तो अपन को ऑलरेडी मालूम है। तो आपने इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा V = KQ/R, ठीक है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस you can easily write down the expression of potential energy. P पॉइंट पर पोटेंशियल KQ/R। बेटा इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप +1 चार्ज को ला रहे होते तो वर्क डन इतना होता, आप ला रहे हो Q0 को, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? क्या Q0 × V होगा? भाई यूनिट चार्ज के लिए जो हो रहा है वो V है, तो Q0 चार्ज के लिए कितना होगा? Q0 × V होगा। इसका मतलब वर्क डन किसके इक्वल? KQ/R। और बेटा ये जो वर्क डन है ये तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है जो अभी अपने डिस्कस किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई? U = KQ/R, ठीक है। अब अगर मेरे सामने ये केस आए कि साहब दो चार्जेस का एक सिस्टम है, एक Q1 है एक Q2 है, R डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? KQ1/Q2/R। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी KQ1/Q2/R, ठीक। अब इसमें जो चार्जेस का नेचर है वो कैसा भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। अच्छा दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है, भाई पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखते हुए बेटा चार्ज का साइन इंक्लूड करते थे, अगर आपको याद हो तो हम अलजेब्रिक सम की बात करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो Q1 और Q2 की वैल्यू जब लिखेंगे तो साइन को इंक्लूड करेंगे। हम दोनों चार्ज को अगर पॉजिटिव लेंगे तो U की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा दोनों चार्जेस को अगर नेगेटिव लेंगे तो Q1 भी नेगेटिव और Q2 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव U की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हों?
चेक कर लो बेटा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 आएगा, और दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो बेटा हमको U की वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और Q1 Q2 लेस देन 0 ऐसा कब होगा, जब दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो U की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब किसी केस में अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिल गई तो हम समझ जाएंगे कि दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे, और अगर नेगेटिव मिल गई तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर अभी तो अपन दो दो चार्जेस ही खेल रहे हैं सर, क्यू क्यू नोट, दो ही चार्जेस की बात कर रहे हो सर। मान लो सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेस हैं और हमें उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो कैसे लिखी जाएगी? एक जनरल केस में ले लेता हूं, अच्छा फिर मैं उसका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार तो मैं आपको सीधा सीधा सा तरीका बता दूंगा जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हो, कि भाई दो से ज्यादा चार्जेस का अगर सिस्टम है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि एक्चुअल में वो आता किस तरह से। मान लो ये चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, इनके बीच का डिस्टेंस R23 और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R31। हमसे कहा साहब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो क्या है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आप दो दो चार्जेस के जोड़े बना लो, दो दो चार्जेस के जोड़े बना लो, और K Q1 Q2 अपॉन R वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हर जोड़े के लिए काम में लेकर के हर जोड़े के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख दो और सबको फिर फाइनली ऐड कर देना। अब इसमें जैसे मैंने Q1 और Q2 का एक जोड़ा बना लिया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा, लिखूंगा K Q1 Q2 अपॉन R12। Q2 और Q3 का जोड़ा बना लिया तो पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा K Q2 Q3 अपॉन R23। Q3 और Q1 का जोड़ा बना लिया तो पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा K Q1 और अपॉन में R31 और प्लस प्लस, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब एक्चुअल में इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बना दी कि साहब जितने भी जोड़े बने हर एक जोड़े के लिए आप लिख लो। ठीक है ना, अब एक्चुअल में इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। बेटा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, ये जो चीज बता रहा हूं ये बहुत अच्छी अच्छी जगह भी आपको नहीं मिलेगी। मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस चीज को आप एक बार कॉन्सेप्चुअली समझना। किसी भी केस में, मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं, मासेस भी हो सकते हैं, कोई और सिस्टम भी हो सकता है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है उस सिस्टम को बनाने में जो टोटल वर्क डन है। सो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम is the total work done to compile और फ्रेम और प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। वो जो सिस्टम अपन को दिखाई दे रहा है उस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब सिस्टम को बनाने का मतलब क्या हुआ सर, सिस्टम तो बना हुआ है। सिस्टम को बनाने का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी चार्जेस अपन को दिखाई दे रहे हैं वो सारे चार्जेस बिखरे हुए थे। पहले बिखरे हुए मतलब सारे चार्जेस पहले इन्फिनिटी पर पड़े हुए थे। तो सिस्टम को बनाने का मतलब हुआ कि इन्फिनिटी पर रखी हुई चीजों को वन बाय वन उठा करके उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस तक ला रहे हो। Q1 Q2 और Q3 तीनों इन्फिनिटी पर पड़े हुए थे। अब एक बार आप ये सिचुएशन इमेजिन करो कि भाई इस ट्राइंगल पर तीन चार्ज लाने हैं, लेकिन अभी वो तीनों चार्ज यहाँ इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं। कौन कौन से? Q1 Q2 और Q3, तीनों चार्ज इन्फिनिटी पर पड़े। इनको वन बाय वन इनकी पोजीशंस तक लाओ और टोटल वर्क डन निकालो, और वो जो टोटल वर्क डन आएगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कहा साहब पहले Q1 को उठा करके ले आते हैं। अब Q1 को उठा करके हम यहां तक लाए, ठीक है, लॉजिकली सोच करके बताना बेटा कि Q1 को इन्फिनिटी से यहां तक लाना है, क्या उसके लिए कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा। W1 दैट इज इक्वल टू 0। क्यों होगा? लॉजिक समझो कि भाई Q1 को जब हम इन्फिनिटी से यहां तक ला रहे हैं तो उसको रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब जनरेट होता ना जब यहां पर ट्राइंगल पर पहले से कोई चार्ज इधर की तरफ रखा होता। अभी तो सारे चार्ज इन्फिनिटी पर है। इसका मतलब इन्फिनिटी से और Q1 के इस पॉइंट तक लाने के लिए जो भी हमने रास्ता लिया उस रास्ते में जो टोटल वर्क डन आया दैट टोटल वर्क डन इज 0। Q1 के लिए कोई वर्क डन नहीं आया तो W1 इक्वल टू 0 आ गया।
अब बारी है Q2 की कि साहब Q2 को हम इंफिनिटी से और यहां तक ला रहे हैं, Q2 को यहां तक ला रहे हैं। सोचो क्या Q2 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन होगा? हाँ, हमारा जवाब है हाँ। क्यों होगा? क्योंकि Q1 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जो Q1 आ चुका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो Q2 को जब अपन इंफिनिटी से इस पोजीशन तक ला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास हो रहा है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में से? Q1 के। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होगा तो वर्क डन तो होगा साहब। अब Q2 के लिए वर्क डन कितना होगा? अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई Q1 यहां रखा हुआ है, Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिख लो, वो आ गया K Q1, ये डिस्टेंस कितना है? R12, तो वो पोटेंशियल आ गया K Q1 अपॉन R12। तो Q1 ने बता दिया साहब मेरी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसका मतलब आप +1 चार्ज को अगर लाओगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा। आप ला रहे हो Q2 को, तो उसके लिए वर्क डन कितना हो गया? इतना। ये आ गया Q2 को लाने में वर्क। बोलो बेटा ये बात क्लियर हुई? अब नंबर आता है Q3 का। तो Q3 के लिए हम पहले से सावधान है साहब, Q3 को यहां से यहां तक लाएंगे तो पहले यहां पर पोटेंशियल चेक कर लो कितना है। अब यहां जो पोटेंशियल आएगा वो Q1 और Q2 दोनों की वजह से आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आप कितना है? ये डिस्टेंस है R23 और ये डिस्टेंस है R31। बेटा Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा K Q1 अपॉन में R31, और Q2 की वजह से कितना आ जाएगा? K Q2 अपॉन R23। ये पोटेंशियल आ गया। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब होगा कि साहब यूनिट चार्ज को अगर लाओगे तो इतना वर्क डन होगा। हम तो Q3 को ला रहे हैं, तो Q3 के लिए वर्क डन कितना होगा? ये Q3 और इनटू में सॉरी इक्वल्स टू W3। बोलो बात समझ में आई? एक इंटरेस्टिंग बात और है कि आप इसमें सीक्वेंस को इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्राई करके देख लेना, इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप सोचोगे सर आप तो Q1 को लाए, फिर Q2 को लाए, फिर Q3 को लाए, सीक्वेंस यही रखना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप पहले Q2 को ले आओ इसकी पोजीशन तक, फिर Q1 को ले आना, फिर Q3 को ले आना। सीक्वेंस चाहे आप कैसा भी रख लो, जैसे मैंने लॉजिकली चेक किया, पहले पहले जिस चार्ज को लाओगे, वो चाहे Q1 हो, चाहे Q2 हो, चाहे Q3 हो, पहले पहले जिसको लाओगे उसके लिए वर्क डन 0 आएगा। फिर दूसरे को लाओगे तो पहले की वजह से पोटेंशियल लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो। फिर जब तीसरे को लाओगे तो दोनों की वजह से वहां पर पोटेंशियल लिख लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। वही तो अपन ने किया। अब टोटल वर्क डन देख लो बेटा कितना है? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो टोटल वर्क डन हम क्या लिखेंगे? W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ये 0 हो गया प्लस में। W2 कितना आ रहा है भाई? W2 आ रहा है K Q1 Q2 अपॉन R12। और W3 कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है K Q1 अपॉन R31 प्लस K Q2 अपॉन R23 विच इज मल्टीप्लाइड बाई Q3। क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। आप ध्यान से देखो, ये चीज सेम है। ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक से बता दिया कि पेयर बना लो, जोड़े बना लो, और ये मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया। अब सीक्वेंस इसमें चाहे कुछ भी रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन ट्राई कर ले, ट्राइंगल वाला ले लेते पहले क्वेश्चन। कि मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके, है ना, ट्राई करना, खुद करोगे ना। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो सीधे जोड़े बना के लिख सकते हो। फंडा मैंने आपको समझा दिया, आप ट्रिक अप्लाई करो डायरेक्ट। इस जोड़े के लिए अगर बात करेंगे, इस जोड़े के लिए बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इस जोड़े के लिए बात करेंगे तो भी ये आ जाएगा, इस जोड़े के लिए बात करेंगे तो भी यही आ जाएगा, तो 3 KQ स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया सर। एक स्क्वायर वाला ले लो, ये स्क्वायर बना दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहां पर मान लो माइनस क्यू, साइड ए। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए साहब, तो इसमें जोड़े कितने बनेंगे? बाउंड्री चलोगे तो 1 2 3 4, बाउंड्री 4। लेकिन डायगोनली देखोगे तो ये दोनों मिलकर के भी एक जोड़ा बनाएंगे और ये दोनों मिलकर के भी एक जोड़ा बनाएंगे, तो 6 जोड़े। अच्छा, नंबर ऑफ जोड़ास मतलब नंबर ऑफ पेयर्स,
कभी कैलकुलेट करने हो और आपको कन्फ्यूजन हो तो सीधा फॉर्मूला ये लगा देना, नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ से मिलेंगे n(n-1/2) से। n है नंबर ऑफ चार्जेस। अब आपने जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें चार्ज कितने, 4, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 4, ये आ गया 4 - 1 3, 2, ये कैंसिल हुआ तो 6 जोड़े बनेंगे भाई। बाउंड्री चल करके बना लो और इनका बना लो। अब इन दोनों का बनाएंगे तो क्या बनेगा, -kq²/a। इसका और इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, -kq²/a। अच्छा, इसका और इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, +kq²/a। सही चल रहा हूँ। इसका और इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, +kq²/a। ठीक है साहब। इसका और इसका बनाएंगे तो +kq²/, ये कितना है भैया डिस्टेंस, ये a√2 है भाई, प्लस में। ऐसे ही इन दोनों की बात करेंगे तो माइनस लग जाएगा, चलो मैं माइनस ब्रैकेट में लगा दूंगा, -kq²/, ये, अरे सही तो कह रहा हूँ ना यार, इसको सोल्व करोगे जो आएगा वो अपना आंसर है। बोलो कहानी क्लियर है भाई। एक्चुअल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझना कि भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, वो कहानी अपन को समझनी है। कि उसको बनाने में जो टोटल वर्क डन है, सारे चार्जेस को 1 by 1 इन्फिनिटी से उनकी पोजीशंस तक लाओ, उसमें जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो, वो हमारी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, 100% तरीके से गारंटेड समझ में आ रही है, बोलो यस और नो। ठीक है, तो ये यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तक की कहानी अपन ने थोड़ी सी डिस्कस कर ली है। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, थोड़े से कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह से रिलेटेड 2-4 एग्जांपल्स ले लेंगे, जिससे और अच्छे तरीके से फील कर लेंगे और अच्छा कॉन्फिडेंस अपन को आ जाएगा। फिर 2-4 एग्जांपल्स डिस्कस करने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वहां से फिर अपनी गाड़ी कहाँ पर पहुंचेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, और वहां से हमारी गाड़ी पहुंचेगी गॉस थ्योरम पर। ठीक है, फिर उसके एप्लीकेशंस आएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मान कर चले 60% के आसपास काम हो गया, लगभग 40% काम और बचा हुआ है। तो ये समझ में आया नहीं आया सब लोगों को, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, पूरे आनंद के साथ में इनको देखो, अच्छी तरीके से समझो। मैंने बहुत अच्छी से कोशिश की आपको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रिलेशन समझाना, डिफरेंस समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझाना। आपको कहीं पर बेटा कोई डाउट अगर होता है तो चीज़ों को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, बट समझना चीज़ों को अच्छे तरीके से, तभी मज़ा आएगा पढ़ाई करने का। फील करोगे तभी आनंद है, बिना फील किए आनंद नहीं आएगा। तो फील करो एक्चुअल में चीज़ें क्या है, फिर आप देखो कितनी ईजी आपको चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन जल्दी मिलेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।